है कि इस कैंसर की वजह क्या है और ये पाकिस्तान में कितना आम है। जो फेफड़ों का कैंसर है उसकी सबसे बड़ी वजह और मेन वजह जो है वो स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग और फिजाई आलूदगी में इसका कितना किरदार है। वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं बच पाते। सही, तो क्या ये किसी खास उम्र में होता है। 40 ईयर से कम एज के लोग भी जो है वो फेफड़ों कैंसर के अंदर मुबतला हो रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सिम्टम्स और टीबी के सिम्टम्स में कोई खास फर्क नहीं। तो फेफड़ों का जो कैंसर है तो इसकी तशखीस के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। और सबसे कॉमन अवेलेबल टेस्ट जो है वो इसकी स्टेजेस कितनी है और इसकी स्टेज के बारे में पता कैसे चलता है कि कौन सी स्टेज चल रही है। पहले तो 4 स्टेज हैं, 1 2 3 4। ये आखिरी स्टेज है। तो क्या इसकी अर्ली डिटेक्शन भी मुमकिन है। ये कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को नहीं हो सकता, नॉन स्मोकर्स को भी हो सकता है। ये इसके मराहिल क्या होते हैं इलाज के लिए, यानी तो जिस स्टेजेस के मुताबिक हम तीनों तरीके से ऑन्कोथेरेपी में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी है जो लंग कैंसर के पेशेंट्स थे। लेकिन इम्यूनोथेरेपी बेसिकली एक ऐसी ड्रग है तो इलाज के दौरान मरीज को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। कि डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट ट्रीटमेंट है। घर वाले बहुत डरते हैं कीमोथेरेपी के नाम से। तो इलाज तो कड़वा ही होता है। इलाज डॉक्टर साहब, आप डाइटरी केयर के बारे में क्या कहेंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यंग जनरेशन के लिए मेरा पैगाम है कि आप इस लानत से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साइम रमजान। आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर खामोशी से जिस्म में बढ़ता है और देर से सामने आता है। फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर। ये मर्ज ज्यादातर तंबाकू नोशी करने वालों में पाया जाता है, मगर हैरत की बात यह है कि नॉन स्मोकर्स भी इसका शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना अतीक अनवर खान। तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे इसको पहचाना जा सकता है, इसका इलाज क्या है और इसका बचाव इससे कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस कैंसर की वजह क्या है और ये पाकिस्तान में कितना आम है। देखिए, कैंसर जो फेफड़ों का कैंसर है उसकी सबसे बड़ी वजह और मेन वजह जो है वो स्मोकिंग है, तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना। और ये इस वक्त हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, यंग जनरेशन में इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। यही वजह है कि पहले की निस्बत आजकल फेफड़ों का कैंसर तेज़ी से फैल रहा है। पहले ये अगर आप पूछें तो कम्युनिटी में ये 5 to 10% होता था, लेकिन अगर हम बात करें तो ये तकरीबन अगर हम टॉप 10 में बात करें तो 5वें-6वें नंबर पर अब ये आ रहा है। अच्छा, इतना कॉमन हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, पैसिव स्मोकिंग और फिजाई आलूदगी में इसका कितना किरदार है इस कैंसर में होने में। देखिए, बेसिकली तो ये कॉमनली पाया जाता है उन लोगों में जो कि स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स होते हैं। लेकिन उनके साथ वो लोग जो उनकी आप कह लें कि उनकी सोबत में बैठते हैं या उस कम्युनिटी में या उस ग्रुप में बैठते हैं जो कि स्मोकर्स होते हैं, तो जो साथ बंदा है जो स्मोकर नहीं है वो भी उतना ही धुआं अपने अंदर लेके जा रहा होता है जितना कि एक स्मोकर। तो बेसिकली ये जो धुआं अंदर जाता है आपके फेफड़ों के अंदर सांस की नाली के जरिए, ये जाकर वहाँ पर कैंसर फैलाता है। तो इसलिए पैसिव स्मोकर जो हैं उनके अंदर रेशो कम है, लेकिन वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं बच पाते। दूसरी तरफ बात आ जाती है फ़ज़ाई आलूदगी। देखिए, फ़ज़ाई आलूदगी को हम डायरेक्टली नहीं हम कह सकते कि वो कैंसर की वजह बन रही है, लेकिन ये डीजल का धुआं, पेट्रोल और ये जो दरख्तों के कट जाने की वजह से आलूदगी बढ़ती जा रही है, तो ये केमिकल्स जो हवा में शामिल हो रहे हैं ये इनडायरेक्टली आपके फेफड़ों के अंदर जाकर इस तरह की चेंजेस लाते हैं जो कई सालों के अंदर चेंज आने के बाद हो सकता है कि इनडायरेक्टली फेफड़ों का कैंसर कर दे। सही। तो वजूहात हैं, फ़ज़ाई आलूदगी भी किसी हद तक वजह बनती है, लेकिन मेन वजह वही बात है कि स्मोकिंग और पैसिव स्मोकर दोनों इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। सही सही। तो क्या ये किसी खास उम्र में होता है। देखिए, वैसे तो आप देखें कि जो स्मोकर है उसको 10 से 15 साल 20 साल जिसने स्मोकिंग की होती है वो हाई रिस्क पे होता है कि उसको कैंसर हो सकता है। तो आमतौर पर ये लोग मिडिल एज ग्रुप का ये कैंसर समझा जाता था, 40 ईयर्स या 40 ईयर्स अबव। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अब स्कूल के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्मोकिंग इतनी आम हो गई है, यंग जनरेशन, टीनेजर्स इतनी स्मोकिंग कर रहे हैं कि अब ये बीमारी 40 साल से नीचे आकर हमें 30 ईयर्स 35 ईयर्स में भी ये मर्ज मिल रहा है। और बच्चियों के अंदर भी कॉमन हो गया क्योंकि हमारी फीमेल जनरेशन के अंदर भी ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो इसलिए इसका एज ग्रुप पहले 40 ईयर्स अबव होता था, लेकिन अब 40 ईयर्स से कम एज के लोग भी जो है वो फेफड़ों कैंसर के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात यानी कि क्या है इसके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेफड़ों के कैंसर की तशखीस ना होना या लेट होने की वजह यह है कि इसकी सिम्टम्स और टीबी के सिम्टम्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यही वजह है कि तमाम कैंसर के मरीज़ हमारे पास जब आते हैं तो 3 से 4 महीने उन्होंने टीबी की दवाई खाई होती है, क्योंकि जब वो किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो हमारी कम्युनिटी में आपको पता है कि टीबी अभी तक आम है, पूरी दुनिया में टीबी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक पोलियो और एक टीबी,
ये ख़त्म नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इसकी इरेडिकेशन के ऊपर अभी तक इतना काम नहीं किया। तो तमाम चेस्ट के जो डॉक्टर्स हैं, जब किसी कोई पेशेंट के पास जाता है तो उसको पहले टीबी ही तशखीस करते हैं कि आपको टीबी होगी। इसकी वजह यह है कि दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं, वही हल्का बुखार, नी टूट रहा, खांसी है जो ठीक नहीं हो रही, बलगम आ रही है और बाद में बलगम में खून का आ जाना और वो बलगम का बार बार आना, ठीक ना होना, सांस की तकलीफ, और आगे चल के जब ज़्यादा फेफड़ों के अंदर बीमारी फैलती है तो दमा की तरह की शिकायत हो जाती है, सांस घुटता है मरीज़ को, चलता है तो उसको सांस चढ़ना शुरू करता है। ये अलामत वो हैं जो एक दमे वाले शख्स को भी हो सकती हैं, टीबी वाले शख्स को भी हो सकती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर अब ये सोचना है कि अगर ये अलामात किसी शख्स के अंदर हैं तो उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे टीबी के अलावा कैंसर भी हो सकता है। तो जहां मैं टीबी का टेस्ट करवा रहा हूँ वहां मुझे कैंसर से मुतालिक भी टेस्ट करानी चाहिए, ताकि वो जो 3-4 महीने ज़ाया करने के बाद इस कैंसर की स्टेज बढ़ने पर हम जाएं, हमें जल्दी तशखीस भी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि वो टीबी की वजह से, वो टीबी के इलाज की वजह से कैंसर बहुत बढ़ चुका होता है। ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया टीबी का भी और इसका भी, तो फेफड़ों का जो कैंसर है तो इसकी तशखीस के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? सिंपल टेस्ट हैं। साफ ज़ाहिर है कि जब एक पेशेंट टीबी का टेस्ट करवाता है बलगम में, तो उसे चाहिए कि बलगम के अंदर कैंसर की तशखीस का टेस्ट भी कराया जाए। बलगम के अंदर ये टेस्ट किया जा सकता है कि उसके अंदर हम कैंसर के सेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा सिंपल एक्सरे करवाया जा सकता है, जिसके अंदर कोई कैंसर की बड़ी रसोली या कोई निशान होगा तो वो कैंसर आप जब सिंपल एक्सरे कराएंगे उसके ऊपर भी नज़र आ सकता है। और सबसे कॉमन अवेलेबल टेस्ट जो है वो सीटी स्कैन है। आप चेस्ट सीटी स्कैन करवा लें, अगर उसके अंदर कोई खुदा न खास्ता किसी को कैंसर होगा तो उसके ऊपर फ़ौरन पिक हो जाएगा। अच्छा, जब हमें किसी एक्सरे या सीटी स्कैन के ऊपर कोई ऐसी वाइट शेडो या ऐसा कोई निशान नज़र आता है जिसको हम समझते हैं या मशकूक होता है कि ये कैंसर का भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद एक मेन टेस्ट आता है जिसे हम कहते हैं बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी। यानी कि सीटी गाइडेड या कैमरे के ज़रिए सांस की नाली में से जाकर उस निशान, उस डब्बे में से सैंपल ही आता है जिसे गोश्त का टुकड़ा कहते हैं, वो लेकर लेबॉरेटरी में भेजा जाता है और वो फिर वहाँ पे टेस्ट होकर पता चलता है कि ये क्या फेफड़ों कैंसर है या कोई इन्फेक्शन है। ये टेस्ट हैं जो कि करवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि हमें कौन सा टेस्ट पहले तशखीस के लिए किया जाता है तो वो एक्सरे या सीटी स्कैन है। वहाँ पर जब शक पड़ेगा तो फिर हम जाएंगे बायोप्सी की तरफ। सही। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया टेस्ट के बारे में, तो इसकी स्टेजेस कितनी हैं और इसकी स्टेज के बारे में पता कैसे चलता है कि कौन सी स्टेज चल रही है? तमाम कैंसर्स की 4 स्टेजेस होती हैं। हम किसी भी जिस्म की किसी भी हिस्से के कैंसर की बात करें तो 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4। फोर्थ स्टेज वो है जिसे आमतौर पे हमारी कम्युनिटी में कहा जाता है जी आखिरी स्टेज है। इसमें कैंसर फैल जाता है अपनी जगह से निकल के जिस्म के दूसरे हिस्सों में। पहली 3 स्टेजेस वो होती हैं जिसमें कैंसर उसी एरिया के अंदर होता है और उसी एरिया के अंदर ही डिफरेंट जगहों पे चला जाता है। 4 स्टेजेस होती हैं टोटल, और इनकी स्टेजेस का पता करने का वही तरीका है कि जब कैंसर की तशखीस हो जाती है तो हम कुछ टेस्ट, स्पेशल टेस्ट कराते हैं जिसमें सीटी स्कैन है, फिर एक टेस्ट है पेट स्कैन करवाया जाता है पूरी बॉडी का और देखा जाता है कि क्या हड्डियों में कैंसर चला गया, फेफड़ों में कैंसर तो नहीं चला गया, एड्रिनल ग्लैंड्स उसमें तो नहीं चला गया, जो कॉमन साइट्स हैं इसकी। तो फिर हम उन तमाम टेस्टों के जरिए पेशेंट की पहले ये देखते हैं बीमारी कितनी है और उस बीमारी के हिसाब से, उसकी नौयत के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस स्टेज में फॉल कर रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इसका स्टेज का पता चल जाए तो क्या इसकी अर्ली डिटेक्शन भी मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। जैसे हमने बताया कि जो स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स हैं वो हाई रिस्क पर हैं, लेकिन मैं एक आपको अभी ये बात बता दूं कि ये कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को नहीं हो सकता, नॉन स्मोकर्स को भी हो सकता है। और उसकी वजह वही जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जेनेटिक म्यूटेशन, जिस्म के अंदर जीनियाती लेवल पे, डीएनए के लेवल पे चेंजेस जो आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अब रिसर्च से पता चला है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कैंसर कर रहा है। तो स्मोकर के अंदर भी कैंसर पाया जाता है, लेकिन नॉन स्मोकर्स का भी एक ग्रुप है जिसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। तो जो इसका अर्ली डिटेक्शन का पॉइंट है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन करने के लिए जो लोग स्मोकर हैं या समझते हैं कि हमारे अंदर कैंसर हो सकता है, तो उनके लिए सिंपली ये कि एक तो वो एक्सरे करवा लें, और अगर एक्सरे में कोई शक बताया जाता है या डॉक्टर आपको कहता है कि एक्सरे के अंदर कोई हमें लग रहा है कि कोई निशान है, ये कोई टीबी या फिर कैंसर हो सकता है, तो फिर उसके बाद अर्ली डिटेक्शन के लिए सीटी स्कैन सबसे अच्छी मोडालिटी है। सही। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें तो आपने अल्ट्रासाउंड का भी बता दिया। अब ये बताएं कि फेफड़ों का जो कैंसर है, ये इसके मराहिल क्या होते हैं इलाज के लिए? यानी कि जब मरीज आता है इलाज के लिए तो उसको किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है? देखिए, अगर फर्स्ट स्टेज में आएगा जो कि बहुत अर्ली स्टेज है, अगर वहाँ पर लकीली कैंसर मिल जाए हमें, जी, तो
तो उसमें हम सर्जरी कर सकते हैं और सर्जरी से उसको मुकम्मल तौर पे निकाला जा सकता है। सही। स्टेज 2 जो है उसमें भी हम सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेज 3 है जिसमें ये थोड़ा सा मर्ज का साइज़ बढ़ जाता है या दोनों साइड के फेफड़ों में या लिम्फ नोड की शक्ल में नज़र आता है, तो थर्ड स्टेज में जाके फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी का रोल आता है, सर्जरी नहीं होती आमतौर पर। और स्टेज 4 जिसको हम कहते हैं कि मर्ज फैल गया है, वो चाहे एक फेफड़े से निकल के दूसरे फेफड़े में फैल जाए या फिर जिस्म किसी और से फैल जाए, तो वहाँ पर फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है और वो है कीमोथेरेपी सिर्फ। क्योंकि कीमोथेरेपी ब्लड के अंदर शामिल होती है, पूरे जिस्म में सर्कुलेट करती है, इसलिए जहाँ जहाँ कैंसर होता है वहाँ जाके ख़त्म करती है। तो स्टेजेस के मुताबिक हम तीनों तरीके सर्जरी, रेडिएशन और जो कीमोथेरेपी है उनमें से हम कॉम्बिनेशन पे डिसाइड करते हैं कि इस स्टेज पर कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि इस पेशेंट को फ़ायदा दे सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे पास ऑन्कोथर्मिया भी मौजूद है और आजकल जो है इम्यूनोथेरेपी की भी काफ़ी बात हो रही है, तो क्या इनका क्या किरदार है इस कैंसर में? अच्छा, सबसे पहले हम बताएंगे ओंकोथर्मिया। ओंकोथर्मिया एक बहुत ही अच्छी मोडेलिटी है, नॉन इन्वेसिव है, बेज़रर है, इसके अंदर कोई भी चीरा, कोई कट या कीमोथेरेपी की तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, रेडिएशन की तरह कोई नुकसान नहीं है। ओंकोथर्मिया में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी है, जो लंग कैंसर के पेशेंट्स थे जिनको हमने रेडिएशन दी, रेडिएशन के साथ हमने ओंकोथर्मिया के सेशंस दिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट अब बिल्कुल सेहतयाब है, बिल्कुल ठीक है। तो ओंकोथर्मिया जो है वो एक कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पे काम करता है, जो कि हम रेडिएशन के साथ देते हैं। रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ाता है और कैंसर सेल्स को साथ साथ ख़त्म भी करता है। तो जिन पेशेंट को हमने ओंकोथर्मिया और रेडिएशन कंबाइन करके दी है, उनको इफेक्ट आया और 100% क्योर भी कर गए हैं। दूसरे नंबर पे आपने हमसे पूछा है कि इम्यूनोथेरेपी क्या है। जी जी। अच्छा, सबसे पहले ये बता दें कि इम्यूनोथेरेपी बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जो आपके जिस्म में जाकर आपके जिस्म की इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही उस कैंसर को खा जाता है या उसको ख़त्म कर देता है। तो ये नई ड्रग्स हैं, अभी आजकल जो हमारा ये दौर है ये चल ही टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का है। इम्यूनोथेरेपीज़ जो हैं वो अच्छी ड्रग्स हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जो कीमोथेरेपी के टिपिकल्स हैं, उल्टी खाना, मोशन लग गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, सेफ़ हैं। सही सही। लेकिन इम्यूनोथेरेपीज़ का ये कि इनके अंदर हम कुछ स्पेशल टेस्ट लगाते हैं बायोप्सी के ऊपर या ब्लड टेस्ट के, लिक्विड बायोप्सी कहते हैं, लिक्विड बायोप्सीज भी होती हैं, उसके अंदर टेस्ट लगते हैं, उसके अंदर पूरे सीक्वेंसिंग हो जाती है कि इस पेशेंट को ये जीन्स के लेवल पे म्यूटेशन है, उस म्यूटेशन के अकॉर्डिंगली कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ हैं और इम्यूनोथेरेपी का एक टेस्ट है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसमें उस पेशेंट को कहते हैं कि आप इम्यूनोथेरेपी लगवा सकते हैं। जिस पेशेंट के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव है मीन्स कि उसको ये टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जो है वो 100% बेनिफिट देगी और वो सिंपल इम्यूनोथेरेपी लगाने से ही ठीक हो सकता है। तो ये अच्छी ड्रग्स हैं, नई ड्रग्स हैं, आजकल तकरीबन जिस्म के हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी आ रही हैं और ये कीमोथेरेपी से ज़्यादा बेहतर तरीके से पेशेंट को बेनिफिट देती है। सही सही। तो इलाज के दौरान मरीज को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, हर पेशेंट को हम इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते, हर पेशेंट को हम ओंकोथर्मिया नहीं दे सकते। हम समझते हैं कि डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट ट्रीटमेंट है, तो मोस्टली पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी में से गुजर रहे होते हैं। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली सबको ही पता है कि उल्टी, मतली, बालों का। अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट, पेशेंट जो है ना वो उससे ज़्यादा उसके घर वाले बहुत डरते हैं कीमोथेरेपी के नाम से, तो काइंडली इस चीज़ को भी थोड़ा सा बताइएगा कि कीमो के नाम से ही लोग डरते हैं जिसकी वजह से वो इलाज करवाने ही नहीं आते। देखिए, कीमोथेरेपी जो है ना वो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आर्जी तौर पर हैं। जब पेशेंट कीमो लगवा रहा होगा उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन जब कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाएगी या हम स्टॉप कर देंगे तो वो मामला, जो प्रॉब्लम, जो उसको टॉक्सिसिटी चल रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे बालों का गिरना, उल्टी, मतली, नेल्स का कलर चेंज हो जाना, ये आर्जी तौर पर है। तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है। अब जो इलाज है उसी के करने से पेशेंट ने ठीक होना है ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पेशेंट को कीमोथेरेपी से उसका इलाज है या उससे ठीक होना है और हम उसे कहें कि नहीं आप मल्टीविटामिन खा लें आप ठीक हो जाएंगे, वो नहीं ठीक होगा। तो इलाज तो कड़वा ही होता है। इलाज बिल्कुल जो है, ऑपरेशन भी आप करवाते हैं तो कट लगता है, स्टिचेस लगते हैं, आप उस पेन में से भी तो गुजरते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है। सो कीमोथेरेपी जहाँ पर ज़रूरी है, हम कीमोथेरेपी से भागें या कीमोथेरेपी से हम दूर जाएं तो हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। सो हमें कीमोथेरेपी से डरना नहीं, बल्कि हमने कीमोथेरेपी की तरफ जाना है, हमने इसको अडॉप्ट करना है इस ट्रीटमेंट को, ताकि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो सके। बिल्कुल।
और कीमोथेरेपी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कह सकें कि कीमोथेरेपी लगाने से पेशेंट की लाइफ को ख़तरा है या पेशेंट को, देखिए हर कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हर पेशेंट को हर तरह कीमो नहीं लगती। तो डिफरेंट कीमोथेरेपीज़ हैं और ऐसी कुछ कीमोथेरेपीज़ भी अब अवेलेबल हैं जिनके लगाने से बाल नहीं गिरते, नेल्स का कलर चेंज नहीं होता, पेशेंट को वोमिटिंग नहीं आती। जब आप आएंगे हमारे पास, आपके पास रिपोर्ट होगी कि आपको कैंसर है, तो हम आपको ऑप्शंस बताएंगे। ऐसी कीमोथेरेपीज़ भी ड्रग्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, पेशेंट बड़े आराम से लगाते हैं, ओल्ड एज के लोग पेशेंट भी अपना इलाज करवा जाते हैं। तो फिर आजकल के दौर में जब इतनी एडवांसमेंट है तो फिर कैंसर की ट्रीटमेंट से क्यों डरना? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप डाइटरी केयर के बारे में क्या कहेंगे? आप कैंसर से बचाव की बात करना चाह रहे हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स के बारे में? दोनों के बारे में ही बता दें। अच्छा, जो कैंसर का पेशेंट है जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके लिए तो डाइट प्लान कोई ख़ास नहीं होता। जो पेशेंट कीमो लगवाते हैं हम उन्हें सबसे जो कॉमन हमारी जो एडवाइस होती हुई होती है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्लेंटी ऑफ वाटर जो है ना वो लें, क्योंकि पानी जो है ना वो ना सिर्फ आपके जिस्म के अंदर सफाई करता है बल्कि आपके जिस्म के अंदर, जो आम लफ्ज़ों में सुना होगा कि कीमोथेरेपी लगाते हैं तो गर्मी बहुत होती है, हीट बहुत निकलती है, पेशेंट कहता है। तो वो आप जो वाटर है वो बेसिकली अंदर जाकर आपको आपकी जो जिस्म के सेल्स हैं उसके अंदर वो उसको सर्कुलेशन से उसके हीट को रिड्यूस करेगा। पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारी तरफ से एडवाइस होती है वो होती है कि आप फ्रूट्स, सैलड्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर होने वाली तोड़ फोड़ को रिपेयर कर रहे होते हैं। बाकी कोई ख़ास एडवाइस नहीं होती। हर ऑर्गेनिक फूड, हर अच्छा खाना जो है वो कैंसर के पेशेंट के लिए ज़रूरी है। उसके लिए किसी चीज़ से परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी डाइट लेना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, आपका वज़न कम होगा, वीकनेस होगी, तो आप कीमोथेरेपी लगवा सकेंगे। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि इस जैसे तमाम कैंसर से बचाव के लिए तो हम कई प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि वो तमाम डाइट्स जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं वो कैंसर से बचाव के लिए बहुत अच्छी हैं। फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ड्राई फ्रूट के अंदर है, सैलड, कच्ची सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के अंदर जाकर उन टॉक्सिन के खिलाफ काम करते हैं जो कि कैंसर के अलावा और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। तो हमारी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वो हमें मिलता है सिट्रस फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, अंडा बहुत अच्छा है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यून बूस्टर है। ये तमाम डाइट्स जो है ना, ये आप कह सकते हैं कैंसर के बचाव के लिए अच्छी हैं। और सबसे बढ़ के जो है वर्जिश, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी जो आपके जिस्म से पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, बेसिकली आपके जिस्म से टॉक्सिन ही रिलीज हो रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आज बात की कि फेफड़ों का कैंसर जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, सिगरेट नोशी की वजह से। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले इस लानत से हमने छुटकारा हासिल करना है और मैं चाहूँगा कि अपनी यंग जनरेशन के लिए मेरा पैगाम है कि आप इस लानत से दूर रहें, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग ना सिर्फ फेफड़ों कैंसर बल्कि जिस्म के 80% कैंसर की वजह बनती है। तो मेरा आज सिर्फ एक ही पैगाम है कि सिगरेट नोशी से परहेज़ करें और जब आप बाहर निकलें तो अपना नाक ढांप के निकलें, क्योंकि बाहर फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, फेफड़ों का कैंसर जो है वो खामोशी से शुरू होता है मगर बर वक्त पहचान से ये काबिल इलाज है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आज ही तंबाकू नोशी को तर्क करें, माहौल को साफ करें और अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। मज़ीद मालूमात, मशवरे और इलाज के लिए आज ही कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक पर रब्ता करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।